बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए अमन मुज़ाकरात के लिए ईरान की दी गई तजावीज़ मुस्तरद कर दी है। वो क्या तजावीज़ थी और फिर खलीज में चल क्या रहा है? बड़ी अजीब सी खिचड़ी पक रही है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखें, लेकिन इससे पहले कल मैंने पेट्रोल की जो मसनूआत हैं उसके ऊपर जो लेवी है उसमें जो इजाफा किया गया, उस हवाले से अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखा था। तो ये मैंने अब थोड़ी सी रिसर्च की है, तो ये तो जनाब हमारा जो खून निचोड़ने वाले लोग हैं, ये तो ब्यूरोक्रेसी वाले, एफबीआर वाले और फिर यार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले, ओगरा वाले, यानी जो ज्यादा खून निचोड़ रहे हैं ना महकमे, उनके अफसरों की तनख्वाहें भी ज्यादा है। सेक्रेटेरिएट में मौजें लगी हुई हैं और चीफ सेक्रेटरी को जो एक गाड़ी मिलती है ना, एक गाड़ी, उससे एक मिडिल क्लास का बंदा ना अपर मिडिल क्लास में शामिल हो सकता है, दाखिल हो सकता है, घर खरीद सकता है, 4 बच्चों को आला तालीम दिलवा सकता है, गाड़ी रख सकता है उस घर में, कम से कम 10 मरले के घर खरीद सकते हैं और अच्छे इलाके भी खरीद सकता है। उनकी मुराद का क्या है ये भी आपके साथ शेयर करें। पहले ये देखें जी, इनकी जो हाड़ा हरामी, काम चोरी और जो नाअहली है, उसकी सजा मैं और आप भुगत रहे हैं, गरीब लोग भुगत रहे हैं। ये जनाब 15 करोड़ की गाड़ी है, उसके ऊपर जो पेट्रोल, वो जो पेट्रोल खरीद रहा है वो भी जनाब 117 रुपए वो लेवी दे रहा है। और जो एक 20,000 का सेकंड हैंड, थर्ड हैंड बल्कि मोटरसाइकिल एक बेचारा फिर रहा है, वो भी उतनी लेवी दे रहा है। जिसके पास 20-30 लाख की गाड़ी है वो भी जनाब उतनी लेवी अदा कर रहा है पर लीटर। अच्छा ये देखे, पहले ये बड़े जनाब 22 खानदान लूट के खा गए और जो सरमायाकार थे वो अपना सरमाया लेके निकल गए यहाँ से। बांग्लादेश में जाके जनाब उन्होंने मिलें लगा ली, किसी ने कहीं लगा ली, किसी ने कहीं लगा ली। और भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन जो थी, कौमियानी की पॉलिसी, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया हमारी सनत को। अच्छा, वो सनत वालों के साथ जो हो रहा है वो तो हो रहा है, अब ज़राअत वालों के साथ भी तकरीबन वही हो रहा है, रो रहे हैं किसान। अच्छा, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। पहले तो ये इनके लल्ले तलल्ले जो हैं जिसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। अब जो इस मरतबा बजट का तखमीना आ रहा है ना, बजट जो उसमें जो ये कर रहे हैं मुकर्रर टैक्स जो है उसका जो हद मुकर्रर कर रहे हैं, वो पता ये चला कि 15,620 अरब रुपए जो है वो जनाब इन्होंने इकट्ठा करना है एफबीआर में। और पिछले साल कितना था जिसमें हमारी चीखें निकलवाई हुई उन्होंने, लेवी लगा ला के, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा बढ़ा के, वो 13,000 अरब डॉलर था और वो शॉर्टफॉल उसमें वो पूरा नहीं हो रहा। 600 अरब रुपए का उसमें जो है कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल है, वो पूरा हो ही नहीं सकता। अब एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमारे वजीर खजाना ने और वजीर पेट्रोलियम ने मिल के जनाब, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब वो लेवी जो है वो बढ़ाना मजबूरी है। IMF के साथ जो हमारे वादे थे, जो उन्होंने मुकर्रर किया था हदफ, तो वो जो हमने वादा किया था कि जनाब ये पैसा हम टैक्सों की मद में इकट्ठा करेंगे, वो जनाब पूरा नहीं हो रहा। तो यानी वो पूरा नहीं, ये कसूर मेरा है, ये हदफ मैंने मुकर्रर किया था। ये एफबीआर वाले जिन्होंने ये हदफ मुकर्रर किया, जिन्होंने ये पैसे वसूल करने थे टैक्सों के जरिए, वो क्या कर रहे हैं? वो मौजे कर रहे हैं यार। ये पिछले साल इन्होंने जनाब 1080-87 नई गाड़ियां जो हमें चाहिए, हमने फील्ड में जाना होता है, वो छोटे अफसर जो हैं उनको 1200 सीसी हुंडा सिटी, ये जनाब हमें गाड़ियां चाहिए। और टैक्स कलेक्शन का क्या हाल है इनका? ये अच्छा, ये सेल्स टैक्स जो है, ये इसमें इनका क्या करदार है जनाब? वो तो दुकान पे आ जाए, वो वहां से निकलता है जनाब, फैक्ट्री से माल जो है दुकान पे पहुंचता है, सेल्स टैक्स कीमत में शामिल होता है मैं और आप। और जो गरीब लोग हैं जो जनाब किराने की दुकान पे, परचून की दुकान पे जाते हैं, वो खरीदते हैं, सेल्स टैक्स दे देते हैं वो उनको। सेल्स टैक्स भी पूरा कलेक्ट नहीं करते। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उनके साथ इनका मुकम का हुआ होता है, वो बताते ही नहीं जनाब, पूरी जो अदाद शुमार है वो देते ही नहीं। हम देते हैं वो पैसे सारे, फिर लेवी की मद में। फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनसे जो कलेक्शन होती है टैक्स की, या जो जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनसे जो टैक्स की कलेक्शन होती है, 266 अरब रुपए की जनाब कलेक्शन होती है उनसे। उनमें इनका क्या करदार है? कोई करदार नहीं।
वो तो जो अदारा उनको तनख्वाह देता है या जो सरकारी महकमा जो तनख्वाह देता है वो खुद ही इनकम टैक्स की कटौती कर लेता है। इनका उसमें क्या है? जहां काम करने की जरूरत है वहां तो जाती ही नहीं है। ये जो कस्टम ड्यूटी ली जाती है, ये जो एक्साइज वाले सफाई महकमे जो है, एक्साइज स्टेशन वाले, वो क्या करते हैं? ये ऑटो पे लगा हुआ पूरा सिस्टम, ना ये उसमें कोई तब्दीली ला रहे हैं, ना उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, ना वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। तनख्वाहें इनकी जो है ना, जो आम 17वें स्केल का मुलाजम है, 18वें, 19वें, 20वें ग्रेड का मुलाजम है जो है, ये आप जो सब्जेक्ट स्पेशली देख लें, 17वें ग्रेड का जो अफसर है, उसकी अगर 1 लाख तनख्वाह है ना, ये एफबीआर वाले सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेते हैं, ओगरा वाले सबसे ज्यादा तनख्वाहें लेते हैं। और फिर जो ये इंतजामी अफसरान है, एसी, डीसी, ये और सेक्रेटरीट वाले, इनके पता नहीं क्या क्या अलाउंसेस हैं। कभी जनाब सेक्रेटरीट अलाउंस के नाम पे जनाब बेसिक तनख्वाह के बराबर जनाब तनख्वाह, कभी एग्जेक्टिव अलाउंस के नाम से जनाब तनख्वाहें ले जाते हैं। और अदलिया वाले जो है जनाब जुडिशियल अलाउंस के नाम से 3-3 गुना तनख्वाहें ले रहे हैं। यानी वो अगर 1 लाख रुपए लेता है एक बेचारा जो टीचर है, वो प्रमोट भी होता जाता है जनाब, उसकी तनख्वाह जो है इनके जो वो मैं कह रहा हूँ, इनके जो 17वें स्केल का मुलाजम है, वो वहां के 18वें, 19वें, 20वें, 21वें, 22वें ग्रेड के जो अफसर है महकमा तालीम में, या इधर उधर, उनसे ज्यादा तनख्वाहें लेते हैं मुख्तलिफ अलाउंसेस के नाम पे। और जो एफबीआर वाले हैं वो 24 तनख्वाहें सर, 24 तनख्वाहें, बेसिक जो तनख्वाहें ना, उसके बराबर जनाब सालाना उन्हें अलाउंस मिलते हैं, कारकर्दगी अलाउंस। जनाब बहुत आला कार्रवाई कारकर्दगी दिखाई है आप लोगों ने। और भाई जो ये आपने हदफ मुकर्रर किया था, टारगेट मुकर्रर किया था, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर इनसे वापस ले ना, कि जनाब आप 3-3 गुना तनख्वाहें ले रहे हैं, तो वापस करें। आप तो वो काम ही नहीं कर रहे जिसके एवज जनाब आप ये इतने पैसे ले रहे हैं। मेहनत नहीं करनी, इनको एयर कंडीशन रूम चाहिए, एयर कंडीशन गाड़ियां चाहिए। गर्मी में ये निकल नहीं सकते, गर्मी में निकलेंगे तो वो जब फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कारकर्दगी क्या है यार? ये तो मैंने बताया खुद कार तरीके से सारा काम हो रहा है। सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं जनाब, एक वो बना हुआ फार्मूला, उसमें कस्टम ड्यूटी हम दे रहे हैं जनाब, एक फार्मूला बना हुआ उसके तहत इनकम टैक्स की मद में ये क्या कर रहे हैं? ये देखे ना, ये जो कितने ताजर हैं पाकिस्तान में, मैं सिर्फ एक शोबे की बात कर रहा हूं। ये चले वहां जो सूबाई जो हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स, वो भी जनाब उनको खांचे लगे हुए हैं। इसी तरह जो वफाकी महकमे, उनके भी खांचे लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, उनमें अच्छे लोग भी होंगे। अब जो कहते हैं जनाब चेयरमैन एफबीआर जो है, वो राशिद, पता नहीं क्या नाम है उनका, राशिद लंगड़ियाल या जो भी उनका नाम है, वो कहते बड़ा जनाब ये सही आदमी है, बड़ा जनाब ईमानदार। और असली ईमानदारी उनकी करना काम तो थोड़ा हो नहीं रहा। ਜਿਹੜੇ थल्ले बंदे बैठे ने उन्होंने तो काम मैं लेना जाके यार, ये लंगड़ियाल साहब नहीं लेना ना। अब ये देखें लाहौर में आप चले जाएं, जहाँ पर फिश सेंटर चले जाएं, वो शालमी चले जाएं, शाला मार्केट जो है, बदामी बाग चले जाएं, और फिर जनाब ब्रांडस रोड पे चले जाएं, ये बीडन रोड पे चले जाएं, फिर यहाँ चले जाएं, हाल रोड पे चले जाएं, माल रोड पे चले जाएं, ये जो रायवे वो क्या नाम है जो फिरोजपुर रोड है, वहां जो है, ये मैं आम दुकानों की जो परचून फरोश है, रिटेलर्स है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े प्लाजों की मैं बात ही नहीं कर रहा। ये मेरे सामने पड़ा हुआ है जो दादोशुमार जारी किए जाते हैं, सालाना दादोशुमार शुमारियात वाले जो जारी करते हैं। सर ये जो ये रिटेलर्स और जो होलसेल का काम करने वाले लोग हैं, वो 83 लाख के करीब लोग हैं, वो 83 लाख पाकिस्तान में। और सबसे ज्यादा तादाद जब ये पंजाब में है, मेरे ख्याल 67% या समथिंग जो पंजाब में, बाकी जो है वो पूरे सूबों में है। और वो टैक्स कितना देते हैं सालाना? 30 अरब के करीब, 30 अरब के करीब वो टैक्स देते हैं सारे मिला के। यानी कि एक जो ये शॉप है छोटी बड़ी में, औसतन बात कर रहा हूँ, ये 3700 समथिंग को रुपया ये सालाना देते हैं। महाना आप निकाल लें कितना बनता है। गुज़श्ता साल के दादोशुमार के मुताबिक 6000 के करीब बड़े माल हैं पाकिस्तान में, जैसे ये एम्पोरियम माल है, डॉलमन है, पैकेजेस है, इस तरह के जो माल है, बड़े माल जो हैं, वो 6000 के करीब है। वहां आगे दुकानें सबलेट की हुई उन्होंने। अब ये किसका काम है? ये जो एक्साइज वाले हैं, महकमा एक्साइज टैक्सेशन पंजाब वाले, ये आप चेक कर लें जाके, हाल रोड पे चलो चेक कर लें।
ज्यादा दूर ना जाएं। वहां अंदर प्लाजे भी बने हुए हैं। अब वहां जो है 80%, मुझे एक साहब ने वहां बताया कि 80% दुकानें हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, वो किराए पे हैं। लेकिन होता क्या है, वो जनाब उसको सेल्फ यूज शो कर रहे हैं कि जनाब मालिक जो है वो खुद ये इस्तेमाल कर रहे हैं दुकान को। अच्छा, सेल्फ यूज का और जो किराए का फर्क क्या है? अगर फर्ज कर रहे, वो तो मैं कमर्शियल की तरफ ज्यादा, मैं घरेलू जो किरायादारी है उसकी बात करता हूँ। अगर आप जो है जनाब ये घर जो है 10 मरले का घर किराए पे नहीं दिया हो तो 7,000 6,000 रुपए वो आपको फीस देनी पड़ती है उनको सालाना, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आपने किराए पे दिया हुआ तो जितना किराया वसूल करते हैं, तो एक किराया जो है साल में, मतलब 1 लाख में आपने किराए पे दिया होगा तो साल में 1 लाख टैक्स वो देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको कहते हैं। इसी तरह जो कमर्शियल है, इनके बारे में तो शायद 2 किराए जो है वो देना पड़ते हैं। और ये दुकानें जो हैं ये 3-3 4 हफीज सेंटर में जाके पता करें, हाल रोड में जाके पता करें कितना किराया देते हैं वो लोग। लेकिन वो शोज अगर सेल्फ यूज, यानी कि वो 10-15-20 हज़ार रुपए के पीछे सरकारी खजाने को, जो सरकारी मुलाजम है, वो अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं। वो भी खुश, वो भी खुश। ये हो रहा है हमारे साथ। इसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं कि जो नेवी की सूरत में, ये आपने खबर देखी होगी कि जो सेनेट की जो कमेटी है, फिनांस कमेटी, वहां एक मामला आया था, आपके लिए होगा कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले जो हैं, उन्होंने जनाब अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा ली, मुराद जो हैं। अच्छा, ये बजट में ऐलान होता है जनाब 17वें 17वें 22वें फलाने ग्रेड के लिए इतने फीसद इजाफा, लेकिन इनकी तनख्वाहें उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं कि इन्होंने बेसिक पे के बराबर अलाउंसेस रखे हुए हैं, 3-3 4-4 किस्म के अलाउंसेस रखे हुए हैं जनाब। हम जनाब बजट बनाते थे, उसका अलग अलाउंस है जनाब। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने 37 करोड़ जनाब पिछली तारीखों से डाला जनाब, अपने वो मुराद और तनख्वाह में इजाफा किया, और जनाब वो लोग जो है जो 37 करोड़ रुपए जो है वो ले गए जनाब। यानी 10-15 लाख तनख्वाह है एक बंदे की, और फिर जनाब ये अलाउंसेस जो है पिछली तारीखों से इजाफा करके ये ले गए हुए थे। और फिर जो वो कहते हैं ना, हमें ये कहा हुआ उन्होंने, हालांकि ये वजारत खजाना की इजाजत बगैर नहीं बढ़ सकती, लेकिन वो कहते हैं ना हमें उन्होंने इजाजत दी हुई है कि अपनी तनख्वाहें खुद मुकर्रर कर सकते हैं, तो हमने जनाब ये मुकर्रर कर ली, अल्लाह लखैर। इसी तरह FBR वाले जो हैं वो क्या करते हैं, वहां जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो ये करता है कि MD की तनख्वाह में इजाफा कर देता है और चेयरमैन की तनख्वाह में इजाफा कर देता है। 2-2 मिलियन जनाब तनख्वाहें हो जाती हैं उनकी, और फिर जनाब वो जो है वो जवाब में इनकी तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, जो मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, और फिर जो जनाब उनके मुलाजमीन होते हैं उसी शरह से उनकी तनख्वाहें जनाब वो बढ़ जाती हैं। ओगरा वाले जो हैं उन्होंने अलग लुट बचाई हुई है। यानी जो भी हमें गिच्ची से पकड़ता है ना, उसको इनाम के तौर पर जनाब उसकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाता है। चेयरमैन ओगरा की तनख्वाह जो है 15 लाख है, मेंबर फिनांस जो है 10 लाख से ज्यादा उसकी तनख्वाह है। एडवाइजर जो रखे हुए हैं 8-8 लाख पे जनाब एडवाइजर रखे हुए हैं। और प्लानिंग क्या करनी होती है कि जनाब जो आर्मी मार्केट में कीमतें हैं और जो पाकिस्तान में इन्होंने रेगुलेट करना होता है मामलात को, तो उसके नतीजे में जनाब पाकिस्तानी जो हैं जो लोग हैं उनको जोंकों की तरह चिमटना है, ये इनका ये काम है। और जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं चेयरमैन वगैरह, उनकी जो तनख्वाह है वो तो ये ग्रेडों श्रेडों से बालातर है। उन्होंने उसका नाम ही कोई अजीबो गरीब रखा हुआ है, MP1 को इस तरह मैनेजमेंट पोजीशन स्केल 1 इस तरह का नाम रखा हुआ है, यानी किसी भी ग्रेड का अफसर वहां जाके और जनाब वो मिलियंस में, यानी 1 मिलियन 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन 2 मिलियन, ये इनका हाल है, ये हमारे साथ हो रहा है। और जो ये एक्साइज वालों की मैंने बात की है कि जनाब ये जाके जरा कम से कम यही कर ले कि जो सेल्फ यूज जिन्होंने शो किया वो पकड़ लें उनको, यार ये दिखाएं आप जनाब, ये आप खुद दें। वहां कोई ना कोई तो मैकेनिज्म बनना चाहिए ना, इनके पास मैकेनिज्म देख लें हाल इनका। और जो मराहत हैं वो जनाब आईनी अदालत के जनाब जज साहब जो जैसे पता नहीं कितने 100 जनाब पजारों से कम वो उतर ही नहीं रहे, और फिर जनाब उनको जुडिशियल अलाउंस उसी तरह जनाब वहां भी ऐलान कर दिया गया। ये पंजाब में जनाब पहले जुडिशियल अलाउंस जो है उसके नाम पे 3 गुना तनख्वाहें की गई। ये ख्वाजा शरीफ साहब का दौर था, वजीर आजम थे शहबाज शरीफ, कि जनाब इससे करप्शन रुक जाएगी।
फिर जनाब वो कुछ देर के लिए करप्शन रुकी, रो खौफजदा हुए कि यार नौकरियां खतरे पे आ जाएंगी, यार इतनी तनख्वाह ले रहे हैं कि पैसे लेने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूज तो हो गए। फिर इनके देखा देखी दीगर हाई कोर्ट्स और दीगर अदलिया और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या जनाब मुराद जो है वो जनाब इनके खाते में बढ़ी। और जो मैंने अर्ज किया ना कि एक गाड़ी जो है उससे एक मिडिल क्लास का बंदा, अपर मिडिल क्लास बल्कि उम्रा जो है उनकी क्लास में दाखिल हो सकता है। 10 से 15 करोड़ की गाड़ी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए, एक गाड़ी, और 10-15 करोड़ में जनाब एक घर भी आ सकता है। मैंने अर्ज किया 10 मिनट लेकर घर अच्छी जगह पे आ सकता है, 2-3 गाड़ियां आ सकती हैं, 4 बच्चे वो अपने जो आला तालीम दिलवा सकते हैं उनको, फिर भी पैसे बच जाने। ये एक बंदे के जनाब वो 4-5 साल बाद उन्होंने गाड़ी चेंज भी करनी होती है। अब ये जो पंजाब हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन पिछले दिनों की जारी की है जनाब, जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब जो है ना वो 3 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, 3। एक ना गुजारा नहीं होता ना, ये 2 ना भी गुजारा नहीं होता। ये जो 1600 सीसी या 1800 सीसी गाड़ी है ना, हुंडा स्विक या करोला शरोला, इन्हें जिन्होंने चैन नहीं है जनाब, वो कंफर्टेबल नहीं है। अब ये क्या है, इनको जनाब जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी है ये जनाब 1800 सीसी गाड़ी एक उनके पास होगी, एक 2800 सीसी गाड़ी होगी फॉर्च्यूनर टाइप, और एक जो है ये 4700 सीसी, जैसे वो नहीं करोला की टोयोटा की जो लैंड क्रूजर टाइप जो है V8, ये इस तरह की गाड़ी, वो 4700 सीसी गाड़ी वो इस्तेमाल होगी, जो जिसकी वो 10 से 15 करोड़ बल्कि इससे भी ज्यादा कीमत है इन गाड़ियों की। और यार आप जो मर्जी लेमोजीन इस्तेमाल करें यार, वो लंबरगिनी क्या नाम है उसका नाम, वो इस्तेमाल करें, फरारी करें, जो मर्जी करें, लेकिन उसके एवज कुछ करके भी तो दिखाएं ना। ये इनका हाल है। और फिर जनाब जो बड़े वाली गाड़ी है ना, वो जो 4700 सीसी है, उसका पेट्रोल अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पेट्रोल जितना मर्जी खर्च करें। और जो छोटी गाड़ियां हर माह 800 लीटर जनाब इनको पेट्रोल मिलेगा दूसरी गाड़ियों के लिए, और 47 सीसी वाली के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। अच्छा, पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे उसके 16 सीसी गाड़ी आती थी, इस पॉलिसी से पहले बड़ी गाड़ियां भी इस्तेमाल करते थे, वो पता नहीं कैसे वो ले लेते थे, लेकिन वो जो एडिशनल सेक्रेटरी उसके पास 13 सीसी होती थी, और चीफ सेक्रेटरी के पास जो है वो जनाब होती थी 16 सीसी गाड़ी। अब 1800, 2800, 4700 सीसी ये गाड़ियां जो हैं, और वो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह ये जो उनको जनाब 200 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा, और 20, 21, 22 के जो अफसरान है सेक्रेटरी वगैरह वो भी 2800 और 1800 सीसी इंजन की गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे, वो सब आन। और जनाब फिर जो ग्रेड 19 और 20 के जो स्पेशल सेक्रेटरी है और जो डीआईजी वगैरह, वो 16 सीसी गाड़ी 250 लीटर पेट्रोल बहाना इनको मिलेगा जनाब। इसी तरह यार जो सेक्शन ऑफिसर तक जो है वो जिनके पास 1000 से 1300 सीसी गाड़ियों की थी नहीं, वो जो इंटाइटल थे, अब वो 1600 सीसी कम होते रहे, 1500, 1600 सीसी। ये है वो तबका जो असल में हमें लूट रहा है। कभी ये देखे ना, पहले मैंने 22 खानदानों के पीछे चढ़ गए जनाब, पहले ये वो निकल गए, फिर जनाब ये सियासतदानों के पीछे चढ़ गए, फिर एस्टेब्लिशमेंट के पीछे ना फौज खा गई। अब जो पता चला है, जो दादोशुमार सामने आए हैं कि कहाँ 80 अरब डॉलर का जो है बजट इंडिया का, और कहाँ हमारा 8 अरब डॉलर का बजट यार। और 8 अरब डॉलर से हमने जो इतने बड़े दुश्मन को जो शिकस्त घुटने टेकने पे जो मजबूर किया है, वो अब अच्छा उस हवाले से जबानें कुछ खामोश हुई हैं कि यार चलो उन्होंने यार करके तो दिखाया ना, 8 अरब डॉलर ठीक है जनाब सालाना से दिने हैं, लेकिन जनाब उन्होंने मंजी भी तो ठोकी है ना, ये सारा कुछ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये बताएं ना, ये टैक्स की कलेक्शन जो है यही नहीं हो रही इनसे यार। और दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जनाब जो जो मुज़ाकरात के लिए हवाले से जो तजावीज़ दी थी ईरान ने, वो उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। उन्होंने कहा ये मुझे पसंद नहीं आई, मैंने अभी जायजा लिया। वो सुते पे उठते नहीं, उठ के काफ़ी देर कप पीते ने, काफ़ी देर कप पीने के बाद जनाब अखा खोल देने, अखा खोलने के बाद फौरी तौर पर फैसला करके और जारी भी कर देते सोशल मीडिया से कि ए पे आ जाए मेरा फैसला। वो उन्होंने अच्छा ये डिले इनको कहते हैं जनाब ईरानी जो है डिले के चक्करों में पड़े रहते हैं। वो कहते हैं बड़ी सोच विचार का बता तजावीज़ दे रहे हैं जनाब। और वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया था, वो जो
मार के हक की तकरीब थी, उसमें जनाब पाकिस्तान के जरिए वो मुझे अभी फील्ड मार्शल ने बताया कि तजावीज़ आ गई और वो अमेरिका को भिजवा दी गई हैं। अमेरिका ने कह दिया सानू कबूल नहीं हैगी, मैं इन्होंने जनाब मुस्तरद कर दा। वो ये कह रहे हैं। अच्छा, वो तजावीज़ क्या थी? वो कहते हैं कि जनाब जो जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का मुतालबा है, ये हम मुस्तरद करते हैं। अमेरिका वैसे वो 20 साल के ऊपर चला गया था पहले कि 20 साल के लिए फजूदगी जो आप रोक दें। अब वो ईरान वाले कहते हैं वो जौहरी तनसीबात ख़त्म करने की बात कर रहा है और वो कहते हैं जनाब ये जो मुद्दत है 20 साला यूरेनियम फजूदगी वाली, ये ईरान वाले कह रहे हैं, इसकी मुद्दत कम की जाए। ये खबरें पहले भी आ चुकी हैं कि 10-12 साल कर लें जनाब। और वो कहते हैं जनाब हम जो अपनी यूरेनियम है उसको, उसकी क्वालिटी जो है वो कम कर लेते हैं, फजूदगी जो है। तो 3.5 पे सुनने में आ रहा है कि इतनी करना चाह रहे हैं वो। तो वो कह रहे हैं बाकी जो है वो हम दे देते हैं जनाब किसी तीसरे मुल्क को, लेकिन अगर ये जो शराइत है अमेरिका के साथ तय होती है, माहदा तय होता है, अगर अमेरिका मनहरफ होता है उससे, तो ये यूरेनियम हमें वो वापस करेगा मुल्क, ये हमें ज़मानत दी जाए। और फिर वो उनका बड़ा मुतालबा फौरी जंगबंदी, देर पर जंगबंदी और आपने हुर्मुज़ खोलने की बात उन्होंने की हुई है कि जनाब उस हवाले से कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए और अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करे। और जो जौहरी मुज़ाकरात हैं यूरेनियम वगैरह के हवाले से, वो 30 दिनों में मुकम्मल किए जाएँ और जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आलमी पाबंदियाँ, वो मरहलावार ख़त्म की जाएँ। उस हवाले से एक फ़ार्मूला आ गया हुआ है। जब आए जे मुज़ाकरात होने थे उस वक़्त भी ये बात सामने आई जब इराक़ची आए थे यहाँ, तो जनाब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम अफ़ज़ूदगी जो है वो उसको कम करते जाएँगे, दर्जा उसका 60 से नीचे लाते जाएँगे और 60% से। तो उस तनासब से हमारे ऊपर से पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म की जाएँ और हमारे जो असासे हैं वो जारी किए जाएँ। ये इस तरह का कोई मामला बना हुआ और जो ख़लीज है वहाँ ख़लीजी ममालिक में वहाँ बड़ी अजीब-ओ-ग़रीब किस्म की एक खिचड़ी पक रही है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं। ये जो मिस्र था, किसी दौर में ना बड़ी वो कहते हैं फौजी ताकत, तस्करी ताकत, अमेरिका के मुकम्मल हमायत और इसराइल के साथ ना वो तस्लीम किया और डेविड कैंप वो माहदा-मुहदा सारी चीज़ें। जो अरब थे वो ज़रा उसके ऊपर उसका रौब-शौब था अरबों के ऊपर, जनाब असीं बड़े ताकतवर हां, असीं इंज कर देंगे, वो इंज कर देंगे, राफेल भी है, साडे को F-16 भी है, ये भी है, वो भी इस तरह। तो अब जब से पाकिस्तान का और सऊदी अरब का माहदा हुआ है, उसकी नंबरदारी पड़ी हुई खतरे में। वो ये जो ईरान वाले मुज़ाकरात हो रहे हैं, ईरान उनके वो अमेरिका भी कह रहा है पाकिस्तान सालसी करवा रहा है, ईरान भी कह रहा है, ये बीच-बीच में जो मिस्र वाले वो कहते हैं नहीं-नहीं असीं भी करवा रहे हैं, साडी भी कोशिश है। ये कह रहे हैं ना बीच-बीच में, तो ये तुर्की वाले ने भी कोशिश है जनाब। ये इस तरह की बातें-शातें करके अपनी अहमियत अब जनाब उनके जो सदर हैं, ये यूएई का दौरा करके गए हैं जनाब, जनाब राफेल-शफेल और पता नहीं तैयारे-श्यारे, ईरान ने कहा जनाब बंदे बन जाओ, अगर तुसीं ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਯੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ फिर जनाब साड़ी थोड़ी भी जंग आ, सीधी गल आ। अच्छा, ये यूएई जो है एक अजीब अंदाज में एक अजीब तरह से फंस गया हुआ है। ये भारत से भी मदद लेना चाह रहे हैं, इसराइल से भी मदद लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि जब अवामी दबाव, उससे भी ये खौफजदा है कि जब इसराइल के साथ जो अरबों का एक रिश्ता है जिस तरह का, वो नहीं पसंद करते ना उनको यार, और उन्हें वो समझते हैं कि जनाब इन्होंने हमारा बड़ा नुकसान किया हुआ है। तो वो जनाब अब इसराइल से इन्होंने वो दिफाई निज़ाम तो खरीद लिया हुआ, लेकिन अमलन वो सामने नहीं लाना। और 2004 से वहाँ जो है ये जो इसराइली वहाँ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों से ना बना के कंपनियां, असल में तो जासूसी का और ये इनका वो जो तफादफू वाला मामला है उसमें लगे हुए हैं। यही इंडिया वाला मामला है। अब वो आगे करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्र को, लेकिन ईरान ने कहा नहीं भाई इंज नहीं होना, अगर साढ़े खिलाफ होए ना असीं ते उस तरीके ना थोड़ा सलूक करांगे जिदा बाकियां ना कर रहे हैं। कतर और तुर्की जो है इनका एक इत्तेहाद बन रहा है। कतर का पाकिस्तान के साथ भी मामला ठीक है और जो तुर्की है वो शाम के साथ भी उसके और अलजायर के साथ भी उनका जो है वो जो मामला बना हुआ है वो एक इत्तेहाद सा बन गया है वो उनका। वो सारी चीज़ें अगर मद्देनजर रखें, यानी मुख्तलिफ इलाकों पे खित्ते में हर मुल्क अपनी टर्नैली जो ताकतवर ममालिक हैं वो अलग से अपनी एक चतुराहट और नंबरदारी जो है वो कायम करना चाहता है। और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो माहदा हो गया है, उसके बाद सऊदी अरब की जो अहमियत है ओपेक में जो उसकी अहमियत है वो सारे मामला और एक तरह से वो लीड कर रहा था अरब ममालिक को, वो अगर देखें तो बड़ा एक मजबूत बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक बड़ी अस्करी ताकत है
जौहरी ताकत है। और फिर पाकिस्तान और ईरान के जो तल्लुकात हैं, वो मेरे ख्याल के माजी में ये 79 से लेके अब तक पाकिस्तान और ईरान इतने करीब कभी नहीं रहे जितने अब हैं। मुत्तहदा अरब अमारात वाले जनाब बड़े हाथ पाँव मार रहे हैं, कभी अपनी करेंसी को जनाब उसकी वो मुस्तकम रखने के लिए जनाब अमेरिका से डॉलरों का वो तरसील जारी रहे, ये इस तरह की बातें चाहते हैं। और कभी ओपेक से निकल के जनाब कोशिश करते हैं जनाब अपने मर्जी की कीमतें मुकर्रर कर लेंगे, मर्जी की वो सप्लाई जो है वो पैदावार जो है वो ज़ाहिर ओपेक वाले तयन करते हैं ना, जो कौन सा मुल्क कितनी वो जो है तेल जो है वो उसकी तरसील जो है वो अमल में लाएगा और क्या कीमत होगी। तो ये अपनी तरफ से अलग से कीमत मुकर्रर करना चाह रहे थे, लेकिन वो भी मेरे ख्याल वो उन्होंने ओपेक वालों ने अलग से कुछ सिस्टम बना के इनको वैसे ही गैर मौसर कर दिया, बाहर निकल गए तो ठीक है, निकल गए ने। और फिर इनका टूरिज्म बुरी तरह, ये 88 अरब का वहाँ पे ये टूरिज्म सालाना कमाते थे। अब कह रहे हैं कि वो 8 अरब पे आ गया है, वो नीचे आ गया है। बहरहाल ये दादोशुमार जो मार्केट में हैं। और जनाब जो किसी दौर में जनाब इनके पास 5 लाख से ज़ायद जो हैं वो टूरिस्ट जाते थे, अब पता चला कि जनाब वो 5,000 पे आगे हो गए। तो ये इस तरह का मामला जो है ये देखें। अब ट्रंप साहब ने जाना है बुध वाले दिन मेरे ख्याल चाइना, तो उससे पहले उनकी तो ये ख्वाहिश थी, इजहार भी किया जा चुका था अमेरिका की तरफ से जनाब हम जो कम से कम MOU टाइप की साइन कर लें चीन वालों के, चीन से, वो चीन के सदर से मुलाकात से पहले पहले। तो वो देखें अब भी वो इत्तलात ही है इस्लामाबाद से, वहाँ या तो हम किसी खुशफहमी का शिकार हैं, वहाँ से कुछ इसी तरह के इत्तलात हैं कि कोई गल नहीं, खैर है ट्रंप ने कहा था, तो फिर जनाब 1-2 दिन में मामला ठीक हो जाएगा। देखिए ट्रंप तो कह रहा है जनाब अगर वो मुआहदा ना हुआ तो हम जनाब 2 हफ्ते तक बमबारी जारी रखेंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, पहले 70% तनसीबात तबाह कर दी हैं, हमने जो हद मुकर्रर किए थे अब पता नहीं कितने फीसद कर देंगे। ट्रंप इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब असल में इशू ये है कि जनाब ये दोनों मुल्क ना जंग चाहते हैं, जो लग रहा है मुझे जंगबंदी के बाद। इसलिए तो जनाब हल्की फुल्की हो रही है दोनों के दरमियान, वो जो 1-2 झड़पें हो जाती हैं जनाब। हाँ, जो कतर से वो एक जो 17% उनकी वो होती ना पैदावारी सलाहियत खत्म कर दी थी, वो लिक्विड गैस नहीं थी, LNG क्या कहते हैं उसको, वो जनाब वो अब जो पहला उन्होंने भेजा है ना वो कार्गो, वो पाकिस्तान, और वो आपने हुर्मुज़ से गुजर गया हुआ है। जो कल मैंने कहा था ना, अब ये जो 2 आई थी कम तरीन बिड्स जो थी, वो पाकिस्तान ने कबूल नहीं की क्योंकि इनको उम्मीद थी कि जनाब कतर से आ जाएगा। जनाब अगर वो वाला मामला है, कतर से आ रहा है, आपने हुर्मुज़ से गुजर के आ रहा है और ईरानियों ने गुजरने दिया, तो बाकी यार वो जो तेल शेल आयल शैल वो क्यों नहीं आ सकता वहां से? वो हमारे जनाब कनपट्टी पे बंदूक क्यों रखी हुई है आप लोगों ने? यही गिला है। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।